गुड इवनिंग एवरीबॉडी। बात कर रहे थे आपके साथ भारतीय संविधान के तीसरे भाग की, जिसे भारत के संविधान की आत्मा और मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। इसमें अनुच्छेद 12 के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। अनुच्छेद 12 की लड़के बिल्कुल अनदेखी करते हैं, अनुच्छेद 13 की भी अनदेखी करते हैं और उनको कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता, इसलिए रटी रटी बातें लिख करके आते हैं एग्जाम में। तो आपको आर्टिकल 12 भी समझना है कि इसमें जो स्टेट वर्ड को दिया डिफाइन किया गया वो क्या है, और आर्टिकल 13 जिसकी मैं चर्चा अगले वीडियो में करूँगा, उसमें जो विधि शब्द है वो बहुत व्यापक है, उसको भी आपको समझना होगा। दी लॉ, उसमें जो लॉ वर्ड है वो क्या है, और इसमें आर्टिकल 12 में जो स्टेट वर्ड है वो क्या है। अच्छे स्टेट वर्ड की जो बात की गई थी मूल संविधान में, आने वाले वर्षों में उसे किस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय ने व्यापकता प्रदान की, इसकी जानकारी होना। मैंने आपसे कहा कि सर्वोच्च न्यायालय पॉलिटी में सर्वोच्च न्यायालय के केस स्टडीज़ को लिखना बहुत फ़ायदेमंद होता है। हालांकि बहुत ज़्यादा समय और शब्द सीमा की आपके पास लिमिटेशंस होते हैं, फिर भी अगर आप 4 केस नहीं लिख सकते तो कम से कम 1 केस का या 2 केस का नाम तो जरूर लिखिए। इससे पता चलता है कि आप किताबी कीड़े नहीं बल्कि एक एक्टिव माइंड है, जिनको व्यावहारिक चीज़ों की समझ है, जिनको चीज़ों की व्यावहारिक समझ है। अच्छा, ये बात है कि भाई आर्टिकल 12 में तो ये कहा गया कि राज्य को परिभाषित किया गया। ठीक है, राज्य की परिभाषा में इन्होंने कहा, आर्टिकल 12 में कहा गया कि राज्य जिसमें भारत सरकार और संसद, हर राज्य की सरकार और विधानमंडल, भारत सरकार के नियंत्रण में आने वाले सभी स्थानीय व अन्य प्राधिकरण शामिल हैं। ठीक, तो इसमें अन्य प्राधिकरण शब्द की फिर खूब व्याख्या हुई, बहुत सारे केसों में व्याख्या हुई, वो भी मैं आपके साथ बात करूंगा। तो इसकी जो सरकार है भाई, ठीक है, सरकार अगर कोई डिसीजन दे देती है, भारत की न्यायपालिका कोई कानून बना देती है, भारत की विधायिका कोई कानून बना देती है, अगर वो मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करेगा तो उसको हम शून्य घोषित कर देंगे। अच्छा, अनुच्छेद 12 महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि महत्वपूर्ण अभी इसमें बता दिया राज्य और अन्य प्राधिकरण। तो अनुच्छेद 12 ही ये तय करता है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो किन संस्थाओं के खिलाफ आप अनुच्छेद 32 के तहत और अनुच्छेद 226 के तहत रिट दायर कर सकते हैं। ये आर्टिकल 32 में जो रिट दी गई है ये सब संस्थाओं के लिए नहीं है, ये सरकार और सरकार की संस्थाओं, सरकार से सहायता प्राप्त संस्थाओं के लिए। लेकिन आने वाले वर्षों में इसकी व्याख्या आगे होती रही। 89 में सबसे पहले जो केस आता है वो आता है आनंदी मुक्ता सदगुरु का केस। ठीक है, 1989 में ये एक पब्लिक ट्रस्ट था और कॉलेज वगैरह चलाता था, तो वहाँ पे ट्रस्ट ने वो कॉलेज बंद कर दिया और जो एम्प्लॉयज़ थे वहाँ के, जो वर्कर्स थे, उनको कोई सैलरी वगैरह कुछ नहीं दी, जाओ जी अपने घर जाओ। तो बेचारे बिल्कुल क्या हो गए, एकदम हेल्पलेस हो गए, बेसहारा हो गए। तो फिर उन्होंने कोर्ट में अपील की कि भाई हमारे जो राइट्स हैं, वो हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है वो छीन लिया गया। ठीक है भाई, जब मुझे सैलरी ही नहीं मिलेगी तो मेरा आर्टिकल 21 के तहत जो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी वो तो ख़त्म हो गया। लाइफ बने रहने के लिए, जीवित रहने के लिए मुझे खाना चाहिए, खाना में सैलरी से मिलता है, सैलरी रोक दी तो ख़त्म मामला। तो आर्टिकल 21 का वायलेशन है, या इसके लिए मैंडामस जारी किया जाए इस ट्रस्ट के खिलाफ कि भाई हमें। ठीक, तो उस क्वेश्चन को एनालाइज करते हुए ये पूछा गया था, जजों ने ये पूछा कि क्या उस पब्लिक ट्रस्ट को, क्या उस प्राइवेट ट्रस्ट को जो सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड था, क्या हम स्टेट मान सकते हैं, क्या स्टेट एंटिटी मान सकते हैं? तो जजों ने ये कहा था कि स्टेट एंटिटीज़ को नहीं मान सकते, लेकिन चूंकि ये पब्लिक कार्यों का निर्वाह कर रहा है, सार्वजनिक कार्यों का निर्वाह कर रहा है, कई छात्र सार्वजनिक ही तो है ना भाई, आप अपने से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो, लेकिन कॉलेज में तो हज़ारों बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो एक सार्वजनिक स्थान हो गया। तो कहा क्योंकि ये ट्रस्ट क्या कर रहा था, पब्लिक फंक्शन को कर रहा था, इसलिए भले आर्टिकल 32 के तहत नहीं, लेकिन आर्टिकल 26 के तहत इसके खिलाफ क्या हो सकती है, रिट जाहिर कर सकते हैं। तो पहली बार था कि राज्य से बाहर की संस्थाओं को, नॉन स्टेटरी इंस्टीट्यूशंस, नॉन स्टेटरी बॉडीज़ के खिलाफ भी रिट जारी करने का, इसी से डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक फंक्शन निकलता है। दूसरा केस जो आया था जिसमें कि फिर ये बात हुई कि भाई क्या हम भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ इंडियन क्रिकेट, ठीक है, BCCI, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया जो है, क्या इसको हम राज्य शब्द में मान सकते हैं? हुआ ये था 2005 में कि BCCI वाले, वैसे भी जानते हो बड़े धूर्त हैं BCCI वाले,
ठीक है, तो इन्होंने ऑल ऑफ जहाँ से ज़्यादा पैसा मिलता है वहाँ वो राइट्स बेचते हैं। तो उन्होंने अचानक जो है, मैंने धूर्त क्यों कहा, क्योंकि आपने सोशल मीडिया में देखा होगा कि जब बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों का नरसंहार हो रहा था, तो बाद में आपने और उसका आगे भी डेवलपमेंट हुआ, तो वहाँ की टीम भारत खेलने के लिए आ रही थी और यहाँ पे मतलब सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ी कैंपेन चलाई गई थी कि हमें बांग्लादेश के साथ नहीं खेलना, जैसे पाकिस्तान के साथ हमने बॉयकॉट करा वैसे करना चाहिए। लेकिन बीसीसीआई ने वो रीजन दिया कि इससे हमारे को फाइनेंशियल लॉस होगा, इसलिए उन्होंने कहा नहीं हमें खेलेंगे हम बांग्लादेश के साथ। बाद में आप जानते हैं कि जो आईपीएल टीम है, एक आईपीएल टीम ने बांग्लादेश के खिलाड़ी को लेने के लिए भी बड़ा सोशल मीडिया में हंगामा मचा था। बाद में वो उन्होंने ड्रॉप कर दिया था, इसी कारण उन्होंने बाद में वर्ल्ड कप T20 में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो देखिए ऐसा होता है कि चीज़ें समझने के लिए थोड़ा सा जाना पड़ता है बाहर। तो बीसीसीआई के बारे में जी टेलीफिल्म्स वालों ने कहा कि भाई इन्होंने जो हमारे प्रसारण अधिकार हैं वो छीन लिए, जो कि जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है कि भाई प्रसारणकर्ता ABCD कोई भी हो सकता है, तो हम भी तो शामिल हैं। जितना अधिकार बी को प्रसारण राइट लेने का उतना ही जी टेलीफिल्म्स को है। तो ये इनके खिलाफ फिर मैंडामस जारी करवाने की उन्होंने बात की सुप्रीम कोर्ट से। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर एनालाइज किया कि भाई ये जो आर्टिकल 12 है उसमें बीसीसीआई आता है कि नहीं आता है। तो उन्होंने कहा भाई ये तो प्राइवेट एंटिटी है, ये प्राइवेट एंटिटी, इसका कहीं कोई लेना देना नहीं, लेकिन इसकी जो नेचर ऑफ फंक्शन है वो पब्लिक फंक्शन है। क्योंकि क्रिकेट भी क्या है, लाखों लोगों को से जुड़ा हुआ एक काम है, उसमें खिलाड़ी हैं, ठीक है, मीडिया है, बहुत सारा है। तो कहा कि नेचर को देखते हुए, फिर वही डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक फंक्शन नेचर को देखते हुए ये कहा गया कि आर्टिकल 32 के तहत तो नहीं, लेकिन 2226 के तहत इनको क्या दी जा सकती है, ये खिलाफ रिट, इनके खिलाफ रिट जारी की जा सकती है। हालांकि उसमें जी टेलीफिल्म्स को फिर से ये नहीं मिला, अधिकार नहीं मिला। अच्छा, इसके अलावा आपका ये आ गया, ठीक है। एक ये भी आता है कि आर्टिकल 12 में ये जैसे आपने कहा था कि सरकार के नियंत्रण में आने वाली सभी स्थानीय व अन्य प्राधिकरण, तो ये अन्य प्राधिकरण शब्द भी बड़ा महत्वपूर्ण है। आपको समझ में होना चाहिए कि भाई अन्य प्राधिकरण में क्या क्या आ सकता है। तो अन्य प्राधिकरण की व्याख्या भी सर्वोच्च न्यायालय ने की, और अन्य प्राधिकरण में एक लड़का था राजेश हासिया, और उसका जो केस बहुत ही एक मतलब भारत के न्यायिक इतिहास में उसको बहुत महत्व दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि जो अन्य प्राधिकरण शब्द आर्टिकल 12 में उसकी व्याख्या इसी केस से हुई, राजेश हासिया वर्सेस खालिद मुजीब सोहरावर्दी, ठीक है। इसमें ये हुआ था कि लड़का किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम में रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज के इंजीनियरिंग एग्ज़ाम में ये लड़का बैठा था, और इसको वाइवा वगैरह में कुछ कम मार्क्स दिए गए, या उसको ऐसे लगा कि उसके साथ भेदभाव हुआ। तो उसने फिर सुप्रीम कोर्ट में उसको अल्टीमेटली उसको सीट नहीं मिली इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो उसने सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की, और सुप्रीम कोर्ट से ने फिर यही पूछा कि भाई यार ये इंजीनियरिंग कॉलेज है, क्या हम तुम्हें इसको हम मैंडामस जारी कैसे कर दिए, तो प्राइवेट कॉलेज है, रीजनल कॉलेज है। बहुत 5 जजों की बेंच बैठी, फिर जजों ने डिसाइड करा कि भाई ठीक है ये प्राइवेट एंटिटी है, सरकार से कोई फंड भी नहीं लेते, ठीक है, सरकार के इस पर कोई कंट्रोल नहीं, लेकिन फिर वो यार डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक फंक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ डेटा फिन। अच्छी, प्रिंसिपल ऑफ डेटा फिन क्या है, ठीक, ध्यान से, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में सब लिख रहा हूँ, फिर पे अच्छे से पढ़ें इसको। तो डाटा फिन प्रिंसिपल ये कहता है कि यदि किसी निजी निकाय का कार्य सार्वजनिक प्रभाव डालता है तो वह न्यायिक समीक्षा के अधीन हो सकता है। डाटा फिन प्रिंसिपल को फिर से पढ़ रहा हूँ, यदि किसी निजी निकाय का कार्य सार्वजनिक प्रभाव डालता है तो वह न्यायिक समीक्षा के अधीन हो सकता है, ठीक। जब आप ऐसी सुंदर अच्छी रोचक बातें लिखते हैं उत्तर में या बताते हैं इंटरव्यू में, तो एग्जामिनर भी सेटिस्फाइड होते हैं। इसलिए केवल एक तो जो बाजार में पुस्तक है वो पढ़ लेंगे और फिर टॉपर बन जाएंगे, टॉप रैंक आ जाएगा अनुजा अग्निहोत्री की तरह, पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा, ठीक, वही बात है ना कि विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। थैंक यू।